हमारे जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी पर्व होते हैं, सब सेलेस्टियल क्लॉक से होते हैं। आज की डेट में लोग कहते हैं ना कि वेस्ट वाले लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि वो हिस्ट्री में जाके उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं मिल रही। वो डेट इसलिए नहीं मिल रही है कि तुम्हारी हिस्ट्री 2000-3000 साल पुरानी है और हमारा तो 50,000 1,00,000 साल पुराना भी है। अब मैं इमेजिन करूं, जैसे मैं आज आपसे कहूं कि कोई कहे कि टुडे इज 20 दिसंबर 2024, आप 20/12/2024 रख दीजिए, ये सभ्यता समाप्त हो जाए। 5,000-7,000 साल के बाद जब इस सभ्यता से कोई कनेक्ट ना हो, किसी प्लेट पे या किसी पत्थर पे 20/12/24 लिखा हो, तो वो जनरेशन समझ ही नहीं पाएगी व्हाट डज दिस फिगर मीन्स 2012-24। हमारे यहाँ हर चीज कैसे लिखी जाती है कि ये अमुक ग्रह यहां पर था, अमुक ग्रह यहां पर था, अमुक नक्षत्र था, तो 5,000 साल नहीं, 50,000 साल बाद भी, 1,00,000 साल बाद भी अगर उसको कोई पढ़ेगा तो वो देख के बता सकता है कि ये टाइम ड्यूरेशन इस समय हुआ होगा। इसीलिए व्हाट यू कॉल मुहूर्त एंड हाउ इट कनेक्ट्स विद द मॉडर्न साइंस, आई वुड जस्ट लाइक टू से अगेन। अब एक बार आप छोड़ दीजिए उसको, जो हमने कहा सृष्टि की लय है और संपूर्ण संसार और ब्रह्मांड कैसे घूम रहा है और हमारे मुहूर्त। अब आ जाइए एकदम मॉडर्न साइंस पे। 20वीं सेंचुरी की जो सबसे बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट माना जाता है वो आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो वो कहती है यूनिवर्स में अगर किसी चीज को डिटरमाइन करना है तो सिर्फ एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखें ना कमरे में, यू एक्स वाई एंड जेड, वो कहता है एक्स वाई जेड नहीं है, टाइम भी होना चाहिए, दैट इज 4th डायमेंशन। क्योंकि अगर आपने यहां पोजीशन बताई तो आपने तो धरती को स्थिर मान लिया, पर धरती तो स्थिर नहीं थी ना धरती स्थिर है ना सूर्य स्थिर है। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता हो या ना पता हो, सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर काटता है 26,000 साल में एक बार। इट टेक्स 26,000 ईयर्स। तो जब सब कुछ मूव कर रहा है तो उसने कहा वो टाइम होना चाहिए, टी। तो ही सेड द एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ एनी पोजीशन इन द यूनिवर्स विल बी एक्स वाई जेड एंड टी, एंड देन हाउ यू विल मेजर द टी, which can be the absolute measuring parameter, most scientific, never changing, and which is equally applicable on Earth or Moon, on Mars or any point in the space in the solar system. It is only relative positions of the planet. That's why हमारे यहाँ हर चीज में मुहूर्त का महत्व है। वो क्या है? आइंस्टीन्स मोस्ट sought after 4th dimension. That is depicted in the most accurate measuring parameter, मोस्ट इक्वली एप्लीकेबल एंड मोस्ट परफेक्ट पैरामीटर ऑफ टाइम में। अब एक और बात आप इससे समझिए, आप एक हाइपोथेटिकल बात कह सोचिए, जो कहा जाता था ना कि बिग बैंग थ्योरी आई तो वहां पर यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। व्हाट इज टाइम अगर आप पूछें तो टाइम क्या है? जब चेंज आना शुरू हुआ तब टाइम का एग्जिस्टेंस आया। इफ देयर इज नो चेंज, आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए कि 5 मिनट के लिए इस कमरे में सब कुछ रुक जाए, तो 5 मिनट के लिए समय रुक गया ना। अब आप इनिशियल स्टेज में सोचिए, व्हेन देयर वाज नथिंग इन द यूनिवर्स देयर वाज नो टाइम। टाइम कैसे शुरू हुआ? जब स्पेस क्रिएट हुई तो टाइम क्रिएट हुआ। तो लोग कहते हैं साहब स्पेस टाइम की थ्योरी उन्होंने दी। नहीं, अभी आपने देखा जो बता रहे थे, हमारे यहाँ क्या कहा गया है, महाकाल, जब जो लोग तंत्र की साधना की भी कभी कोई पुस्तक पढ़ी होगी, तो 2 शक्तियां हैं जो आपने कहा ना, एक फिक्स्ड रहती है और एक मूव करती है। वो क्या है? काल और अंतराल। काल और अंतराल ही तो टाइम एंड स्पेस है। और जब अंतराल शुरू होगा तभी काल का एग्जिस्टेंस आएगा। और इसीलिए एक और बात समझिए, आज चाहे लोग कितना भी कहने की बात शुरू करें, अगर सिख धर्म में सत श्री अकाल कहा गया है तो वहां अकाल का अर्थ वहां पे है वो एब्सोल्यूट शुरुआत। वो क्या है? वही सत है और वही श्री है, यानी वही भगवान, जहां काल का एग्जिस्टेंस नहीं है। Because there is no change and there is no need of change, there the absolute perfection, वहां काल का एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां, अब आप कहेंगे ये तो इतनी बड़ी बात हो गई, अंदर हम कहां पे महसूस करें कि काल का एग्जिस्टेंस नहीं है? जो मैंने लय की बात कही, कभी आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए तो आपको लगेगा, कभी आप ध्यान अपना ऐसे ही ध्यान लगाइए, आप एक क्षण के लिए वर्तमान में नहीं होंगे। या तो आप भूतकाल की कोई बात सोच रहे होंगे, पास्ट की या फ्यूचर की। यू विल नेवर बी इन द प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में आने का रास्ता क्या है? अपने शरीर और अपनी चेतना की रिदम को देखिए। चेतना की रिदम सबसे पहले आपको सांसों में दिखती है। अब आप सांस में जब ध्यान लगाते हैं
तो सांस नीचे जाती है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकती है, फिर ऊपर आती है। जब वो नीचे जा रही है तो वो भविष्य है, जब वो वापस आ रही है तो वो भूतकाल है, पास्ट है। अंदर जा रही है तो फ्यूचर है, बाहर आ रही है पास्ट है। यही तो खेल में हमारा दिमाग फंसा हुआ है। एक क्षण के लिए हम प्रेजेंट में नहीं होते हैं, या तो फ्यूचर में होते हैं या पास्ट में होते हैं। जब उस रिदम के साथ अपने को आप सिंक्रोनाइज कर लेंगे और जिस दिन उस पॉइंट को रियलाइज कर लेंगे जहां पर न वो नीचे जा रही थी सांस, न ऊपर जा रही थी, बस वहीं पर आपको एग्जैक्ट रियलाइजेशन हो जाता है प्रेजेंट का। अब ये कहने में बात बहुत आसान लगती है, परंतु इसको प्राप्त करने में भगवान महावीर को 11 वर्ष लगे थे, भगवान बुद्ध को कई वर्ष लगे थे, और आप लोगों को भी कई वर्ष से लेके कई जन्म तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज। इसलिए जो वास्तविक संगीत है, हमारे यहाँ क्या कहा गया है, वास्तविक संगीत बाहर नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया वास्तविक संगीत क्या है, वास्तविक संगीत अंदर है, हृदय के अंदर, जिसे कहते हैं अनहद नाद। और जब वो नाद सुनाई पड़ता है तो ब्रह्म सदैव दिख जाते हैं। अभी राम का नाम लिया गया था, तो मैं एक हमारा जो शायद वो कबीर का दोहा है कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, घर अपनों है शून्य में अनहद में विश्राम। जब आप शून्य को रियलाइज करते हैं तो वो अनहद नाद आपको सुनाई पड़ता है। तो आप यूं समझिए कि जो अंदर था वही यूनिवर्स में है। अब इसको लास्ट में ज़्यादा समय नहीं लेते, सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आज साइंस भी तो यही बता रही है। बच्चे पैदा होते हैं तो कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड बचा के रखो, उसका डीएनए एनालिसिस से बताएगा कि भविष्य में कौन सी बीमारी होने वाली है, बच्चे को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, और ये भी प्रिडिक्ट करेगा कि किस ईयर में हो सकती है। कैसे प्रिडिक्ट करेगा? बाई लुकिंग द सीक्वेंस ऑफ योर एटम्स इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। हमारे क्या कहा गया? जस्ट बाई लुकिंग एट द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन द स्पेस भी हम बता सकते हैं कुंडली के आधार पे कि किस प्रकार की बीमारी होगी और कब होगी, क्योंकि आप नहीं समझ पाए हो वो कोरिलेशन। हमारे यहाँ कहा गया यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। इसलिए अंत में मैं कहूंगा, हम सब के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है जो रिपब्लिक ने इसकी शुरुआत की। हमें सिर्फ ये समझना चाहिए कि हमारी कितनी व्यापक स्थिति है हमारी सभ्यता और संस्कृति की। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस अमृत काल में 5 प्रण है हमारे, बस वो याद रखने होंगे। नंबर 1, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, वो एक चीज। कैसे बनाना है? नंबर 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से मुक्त करना है। एंड नंबर 3, इसके लिए अपनी विरासत पर गर्व करना है। और नंबर 4, इसके लिए कर्तव्य का पालन करना है। और नंबर 5, वो कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है, इन कोहेरेंस। और यहाँ पे अनुपम खेर जी भी बैठे हुए, इतने वरिष्ठ हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, साहित्य और कला में इतना हमारे पास है कि ये कोई सोचे कि हम दूसरे की तरफ देखेंगे तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। आप बस इसको एक छोटे से उदाहरण समझिए। शेक्सपियर ने अपने पूरे साहित्य में 18,000 के आसपास वर्ड्स लिखे हैं, बहुत होगा 20-22 हज़ार वर्ड लिखे हैं कुल। और अकेले तुलसीदास ने 1,40,000 लिखे हैं। और उसके बाद कालिदास उनसे कितने बड़े हैं, पर कहा जाता कालिदास वॉज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। धन्यवाद।